हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम करने वाले हैं सार्क को मजबूत बनाए जाने के सुझाव। यानी कि जो हमारा सार्क बनाया गया था, तो इसको मजबूत किस तरह से किया जा सकता है, तो इससे रिलेटेड ही कुछ जो सुझाव हैं हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इसको शार्क बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये शार्क नहीं है, ये सार्क है। ठीक है। तो आपको स्पेलिंग और आपका प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है। उसके हिसाब से आप प्रोनाउंसिएशन करोगे। ना तो यहाँ पे शार्क की स्पेलिंग लिखी है, ना ही आपने पढ़ना है। ठीक है। तो सार्क मतलब सार्क ही पढ़ना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्क दक्षिणी एशिया के देशों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक अविश्वास को समाप्त करने और पारस्परिक सहयोग का विकास करने में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया था। जब ये सार्क बनाया गया था, तो बहुत सारे देश थे जिनके बीच में जो है हमने रिलेशन पैदा करने थे, सहयोग बनाने के लिए इसका बनाया गया था। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया था, उसके ये पर्पज़ पूरा नहीं कर पाया था। परंतु फिर भी हम इसके महत्व की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो सार्क है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी। ठीक है। इसलिए सार्क को और प्रभावशाली और मजबूत बनाए जाने की ज़रूरत है, जिसके लिए निम्नलिखित सुझावों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला है आर्थिक सहयोग की प्राथमिकता, यानी कि प्रेफरेंस टू इकोनॉमिक कोऑपरेशन। दक्षिणी एशिया के देशों के बीच परस्पर आर्थिक सहयोग की बहुत संभावनाएं हैं, जिससे इस क्षेत्र के सभी देशों को बहुत ही लाभ हो सकता है। इसीलिए ज़रूरत है कि सार्क को आर्थिक सहयोग को विकसित किए जाने के लिए एक प्रभावशाली मंच जो है वो स्थापित किया जाए और परस्पर व्यापार को उत्साहित किया जाए। जो वस्तुएं हम दक्षिणी एशिया के देशों से ले सकते हैं, उनके लिए हमें दूर दराज के जो देश हैं उनकी तरफ ना देखना पड़े। यानी कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे ही हम कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, तो हमें दूर के जो देश हैं उनसे व्यापारिक संबंध स्थापित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अनेक प्रयासों के होते हुए भी सार्क के सदस्य देशों के बीच परस्पर व्यापार समूचे व्यापार के 5% से भी कम है, जबकि इसके मुकाबले में जो एशियन देशों के बीच जो व्यापार है वो 20% से भी ज़्यादा है। पारस्परिक अविश्वास या विश्वास का निर्माण करना। ठीक है। हमने पीछे पढ़ा है कि सार्क के सदस्य देशों के बीच पाया जाने वाला पारस्परिक अविश्वास इसकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी। यानी कि सार्क में शामिल जितने भी देश थे या जितने भी देश को टारगेट में लिया गया था, उनके बीच में एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं था, मिस्ड ट्रस्ट था, जिसकी वजह से जो सार्क था वो असफल हो गया। इसीलिए सार्क के सदस्य देशों को पारस्परिक अविश्वास को समाप्त करने और पारस्परिक विश्वास के निर्माण के लिए भरपूर यत्न करने की कोशिश थी। इन्हें सोचना चाहिए था, यदि पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी आपस में मिल जाते तो ये एक दूसरे का निकट क्यों नहीं आ सकते थे भाई। क्योंकि उस टाइम जो कि हमारा जो जर्मनी था, ये दो भागों में बांट दिया गया था। एक पूर्वी जर्मनी कर दिया गया था, दूसरा हमारा पश्चिमी। तो अगर ये दोनों आपस में मिल जाते तो इन दोनों के बीच में अच्छे खासे रिलेशन हो जाते, दोस्ती भी हो जाती, व्यापारिक रिलेशन भी हो जाते, आदान प्रदान चीज़ों का वो भी हो जाता। लेकिन कुछ उन्होंने किया नहीं। महाशक्तियों के हस्तक्षेप से सावधान। विश्व की महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी। गरीब तथा अविकासशील या विकासशील राष्ट्र उनके शिकार बन रहे थे, क्योंकि उस टाइम हमारे जो पूरा विश्व था उसमें दो शक्तियाँ थी, एक सोवियत गुट था, दूसरा अपना पश्चिमी गुट था, ये जिसको अमेरिकी गुट कहते हैं। तो ये दोनों ही अपनी भी पावर को बढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। इनका पूरा टारगेट था कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को हम अपने गुट में शामिल करेंगे। इसलिए जो गरीब देश थे और जो विकासशील देश थे, यानी कि जो डेवलपिंग जो कंट्रीज थी, उनको उन्होंने टारगेट किया। ठीक है। दक्षिणी एशिया के देशों को महाशक्तियों के हस्तक्षेप में सावधान रहना चाहिए और उनके चंगल में नहीं फंसना चाहिए। वह शिकार देशों का निर्दयता से शोषण करते हैं। चीन के द्वारा खुलकर दक्षिणी एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ, यानी कि सार्क की फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के क्षेत्र में अधिक सक्रिय भूमिका निभाए जाने की मांग की गई है और कुछ सार्क सदस्य देशों द्वारा चीन की इस मांग का समर्थन भी किया गया है। इससे चीन को दक्षिणी एशिया क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम करने का पूरा मौका मिलेगा। जो भी दो शक्तियाँ थी, उन्होंने छोटे छोटे जो देश थे, जो गरीब देश थे, उनको अपने गुट में शामिल करने के लिए उनको आर्थिक सहायता दी थी, उनको पैसे दिए थे ताकि वो अपनी हालत को थोड़ा सुधार सके। और बदले में उन्होंने उनसे फिर बाद में कहना शुरू कर दिया कि हमने तो तुम्हें पैसे दिए थे तुम्हारी हालत को सुधारने के लिए, अब तुम्हें हमारे गुट में शामिल होना पड़ेगा। तो जिन देशों ने पैसे से उनकी मदद ली थी, तो उनको मजबूरी में उस गुट में शामिल होना पड़ा था। फिर है पारस्परिक मतभेदों को एक तरफ रखना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि दक्षिणी एशिया के देशों के बीच पाए जाने वाले मतभेदों की भरमार है।
लेकिन जो एक दूसरे के बीच में रिलेशन है उसकी डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे के बीच मतभेद जो है वो नहीं होना चाहिए। यदि ये देश पारस्परिक विवादों में ही उलझे रहते तो पारस्परिक सहयोग के मार्ग में कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाते। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके कोशिश की कि हाँ चलो हम अब जो है वो दोस्ती वाला रिलेशन बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर है पारस्परिक सहयोग के नए क्षेत्र की तलाश, यानी कि म्यूचुअल कॉपरेशन की हम बात करते हैं। दक्षिणी एशिया के देशों के बीच लंबी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझें पाई जाती हैं और पारस्परिक सहयोग से वे इन साझों को और मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए दक्षिणी एशिया के देशों को पारस्परिक सहयोग के नए क्षेत्र की तलाश करनी चाहिए और उन्हें अपनी साझों को और भी मजबूत करना चाहिए। सार्क को लोगों का आंदोलन बनाया जाना चाहिए। विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 1.5 भारत भाग है, ठीक है, तो दक्षिण एशिया में रहती है जो कि, और इस क्षेत्र में बसने वाले लोगों के बीच पारस्परिक प्रेम सद्भावना के निर्माण के लिए सार्क को लोगों का आंदोलन यानी कि पीपल्स मूवमेंट जो है बनाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन क्षेत्रों में बसे जो लोग हैं, डॉक्टर हैं, वकील, अध्यापक, विद्यार्थी, समाज सुधारक, बुद्धिजीवी और कलाकारों आदि के लिए वीज़ा शर्तों को नरम बनाया जाना चाहिए। यानी कि जितने भी डॉक्टर हैं एक दूसरे के देश में जाके लोगों को हेल्प कर सकें, वकील मुकदमा लड़ सकें, टीचर पढ़ा सकें, स्टूडेंट एजुकेशन के लिए एक देश से दूसरे देश में जा सकें, समाज सुधारक हर देश में सुधार कर सके अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई बुद्धिजीवी है, कोई कलाकार है, कहीं पे अपनी कलाकारी दिखाना चाहता है, अपनी पेंटिंग बेचना चाहता है, खरीदना चाहता है, देखना चाहता है, तो जो दूसरे देशों में जब जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए काफ़ी थोड़ा सा लचीला बना दिया जाना चाहिए ताकि वीज़ा को लाने में लोगों को तक कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिर है संयुक्त समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता, यानी कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सारे देश जो कि हर देश में ही होती हैं, तो बैठ के हम सभी देश डिस्कस करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं जैसे गरीबी है, अनपढ़ता है, भुखमरी, कुपोषण, सामाजिक बुराइयां, अंधविश्वास, ये लगभग हर देश में पाई जाती हैं जिनके समाधान को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है, पूरा प्रेफरेंस देना चाहिए। जब तक हम इन समस्याओं में से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे देश हैं जहाँ पर गरीबी है, अनपढ़ता है, भुखमरी से लोग मर रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, सामाजिक बुराइयाँ जैसे कि स्त्रियों को अभी भी ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हमारी कुछ हर चीज़ में सेम ही है क्योंकि अपनी पृथ्वी का इन्वायरमेंट तो सबको एक ही मिलता है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग हर देश में मौजूद है। तो ऐसी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सोल्यूशन हमें डिस्कशन करके ही निकाला जा सकता है। अब जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको सिर्फ भारत ठीक नहीं कर सकता, इसके लिए सभी देशों को मिलकर रहना पड़ेगा क्योंकि इस समस्या से सभी देश ग्रस्त हैं। फिर है दक्षिणी एशियाई चेतना पैदा करना। दक्षिणी एशिया में बसे लोगों के दिलों में दक्षिणी एशियाई चेतना स्थापित करने की ज़रूरत है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें अनेक संयुक्त इतिहास से अवगत करवाया जाना चाहिए। यद्यपि आज हम 8 देश अलग अलग हैं, ठीक है, जो है, परंतु एक समय था जब हम सभी की जो भौगोलिक और राजनीतिक इकाई थी बिल्कुल एक थी। आतंकवाद, पर्यावरण की सुरक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त रणनीति, क्योंकि अब देख लो जो हमारा वो है अपना टेररिज्म है, आतंकवाद है, पर्यावरण है या मानव अधिकारों की रक्षा से संबंधित भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हर एक देश में मौजूद है, तो इन सभी समस्याओं का डिस्कशन भी जो है हमें संयुक्त रूप में बैठकर ही करना चाहिए। 10वां है नियमित सम्मेलन। हमने ऊपर पढ़ा है कि सार्क के वार्षिक सम्मेलन में काफ़ी अनियमितताएं पाई जाती हैं जिस कारण समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर विचार नहीं हो पाता। इसलिए सार्क के वार्षिक सम्मेलन को नियमित किया जाना चाहिए ताकि समय समय पर पैदा होने वाली जो समस्याएं हैं उनका सोल्यूशन किया जा सके। अब कंक्लूजन में लिख रखा है कि हम भलीभांति जानते हैं कि सार्क एक लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन है, इसलिए इसे और भी प्रभावशाली बनाए जाने की ज़रूरत है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऊपर लिखित सुझावों की तरफ ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त सार्क देशों के लिए एक पासपोर्ट और एक करेंसी की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट है जिनको हमने यहाँ पर हैंडल किया है कि जो सार्क हमने संगठन बनाया था तो उसको किस किस तरह से मजबूत किया जा सकता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।